रात के 11:30 बज रहे थे। एक छोटा सा प्राइवेट प्लेन बादलों के बीच हिचकोले खा रहा था। अंदर बैठे थे 4 लोग। आरव 24 साल का इंजीनियरिंग स्टूडेंट, उसकी छोटी बहन रिद्धि 19 साल, उनका दोस्त कबीर और पायलट कैप्टन जोसेफ। ये लोग एक छोटे से आइलैंड ट्रिप से वापस लौट रहे थे। सबको लगा था कि ये बस एक नॉर्मल सफर होगा। कॉकपिट से कैप्टन जोसेफ की आवाज आई, सीट बेल्ट बांध लीजिए, आगे थोड़ा बैड वेदर है। प्लेन तेजी से नीचे झुकने लगा। फिर धम, प्लेन पानी में गिर चुका था। ठंड ने ऐसे काटा जैसे किसी ने बर्फ की तलवार सीने पर रख दी हो। पानी इतना ठंडा कि सांस लेना मुश्किल हो गया। भैया, रिद्धि डर से कांप रही थी। आरव ने उसे कसकर पकड़ा। बस 5 सेकंड, फिर सीट पकड़ेगी। बस 5 सेकंड। उन्होंने सीट पकड़ ली। अब वो तीनों एक छोटी सी तैरती हुई मेटल फ्रेम में दुनिया को थामे हुए थे। अगला 1 घंटा शायद उनकी जिंदगी का सबसे कठिन घंटा था। लहरें इतनी बड़ी थीं कि कभी कभी ऐसा लगता था कि पहाड़ उन पर टूटने वाले हैं। सीट ऊपर उठती, फिर नीचे इतनी तेजी से आती कि दिल उछल जाता। कभी सीट पानी में डूब जाती, फिर ऊपर फेंकी जाती। रिद्धि हर बार चीखती, भैया प्लेन के पास वापस चलते हैं। लेकिन प्लेन अब वहाँ था ही नहीं। धीरे धीरे वो समुद्र में गायब हो गया। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उस प्लेन में उनकी यादें थीं, उनका सामान और शायद उनकी जिंदगी भी। कबीर ने पानी के बीच चिल्लाकर कहा, आगे देख, उधर कुछ है। आरव ने उधर देखा। दूर, बहुत दूर कुछ काला सा। पहले लगा कोई चट्टान है, फिर लगा किसी बड़े मलबे का टुकड़ा है। फिर हवा साफ हुई और उन्हें समझ आया, एक छोटा सा टापू। आरव का दिल धड़कने लगा। उसने रिद्धि को कसकर पकड़ा। रिद्धि, उधर जमीन है, जमीन। रिद्धि ने आंखें खोली। उम्मीद पहली बार उसके चेहरे पर दिखी। कबीर ने कहा, हम तैरकर पहुंच सकते हैं शायद। आरव ने सीट के फ्रेम पर पकड़ मजबूत की। हम कोशिश करेंगे, यही चांस है। समुद्र बीच बीच में इतना उग्र हो रहा था कि कभी लगता था कि टापू पास है, तो कभी लगता था कि वो और दूर चला गया है। सूरज धीरे धीरे उग रहा था। अब हल्की रोशनी समुद्र पर पड़ने लगी थी। लेकिन एक समस्या बढ़ती जा रही थी, ठंड। रिद्धि की सांसें धीमी हो रही थी। भैया, मुझे नींद आ रही है, उसने कमजोर आवाज में कहा। आरव की आत्मा कांप गई। वो जानता था ठंड में नींद आना बहुत खतरनाक होता है। ये हाइपोथर्मिया का पहला संकेत है। रिद्धि, सुन, मेरी तरफ देख। उसने उसका चेहरा थपथपाया। सोना नहीं है, बस कुछ समय और, बस थोड़ा और। कबीर चिल्लाया, टापू थोड़ा करीब लग रहा है, हवा हमारी तरफ है। पर इससे पहले कि वो खुश होते, लहरों में एक काली परछाई हिली। आरव का दिल रुक गया। ये क्या था? कबीर ने डरते हुए कहा। आरव ने गहराई में देखा, कुछ बड़ा, भारी और खतरनाक। शायद, उसने धीरे से कहा, सील या शार्क। कबीर का चेहरा सफेद पड़ गया। शार्क? आरव ने बैठकर सीट को ढाल की तरह पकड़ा। घबराना नहीं, हम 3 लोग हैं और साथ हैं। कुछ हुआ तो हम शोर करेंगे और पैर मारेंगे। पर अंदर ही अंदर उसे पता था, अगर वो चीज शार्क हुई तो पानी में उनका बचना असंभव था। कुछ पल बाद वो परछाई गायब हो गई, लेकिन डर उनके दिल में बैठ चुका था। 1 घंटे की लड़ाई, 2 घंटे, 3 घंटे। आखिरकार लहरों ने उन्हें करीब पहुंचा दिया। अब टापू साफ दिख रहा था। बड़ी चट्टानें, काली रेत और कुछ पेड़। कबीर ने सीट पर चिल्लाया, हम पहुंच गए भाई, जमीन। आरव ने रिद्धि को कसकर पकड़ा। रिद्धि, हमने कर दिखाया, थोड़ा और, बस थोड़ा और। दोनों ने सीट को छोड़ दिया और खुद को पानी में बहने दिया। लहरें उन्हें किनारे की तरफ धकेल रही थीं। पैर नीचे जमीन को छूने लगे और फिर आरव ने रिद्धि को अपनी बाहों में उठाकर किनारे पर फेंक दिया। कबीर भी रेंगते हुए पहुंचा। तीनों जमीन पर गिर गए, थके हुए, घायल, भूखे, लेकिन जिंदा। रिद्धि बेहोश थी लेकिन सांस चल रही थी। आरव ने उसके पैर को चेक किया, सूजन बढ़ चुकी थी। कबीर सुस्त आवाज में बोला, हम बच गए? आरव धीमे से बोला, हां, अभी तक। उन्होंने टाटू को देखा, खामोश, निर्जन, अजनबी। तीनों थककर रेत पर गिर गए। तूफान चला गया था, लेकिन असली डर अब शुरू होने वाला था, क्योंकि ये टापू सुंदर था, लेकिन शायद शैतान का घर भी हो सकता था। रेत ठंडी थी, सूरज बादलों के बीच से झांक रहा था। समुद्र अब शांत लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन कुछ घंटे पहले इसी समुद्र ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। आरव ने आंखें खोली तो उसे आसमान धुंधला दिखा। उसकी पीठ में दर्द था, होंठ सूखे थे और मुंह में नमक का कड़वा स्वाद। उसने सबसे पहले सिर घुमाकर देखा। रिद्धि, वो रेत पर पड़ी थी, आंखें बंद, सांस धीमी लेकिन चल रही थी। थोड़ा आगे कबीर था, पीठ के बल लेटा, हाथ सीने पर, जैसे आसमान से बात कर रहा हो। कबीर, आरव ने धीमी आवाज में कहा। कबीर ने करवट बदली,
कराहते हुए बोला, हम जिंदा है अभी भी। आरव हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, मौत हमसे बोर हो गई शायद। कुछ देर आराम के बाद दोनों ने खुद को घसीट कर बैठाया। अब वो थोड़ा साफ देख पा रहे थे। ये टापू ज्यादा बड़ा नहीं था, पर पूरी तरह छोटा भी नहीं। चारों तरफ काली चट्टानें, बीच में थोड़ा सा खुला हिस्सा जहां रेत थी, कुछ झाड़ियां थीं और दूर कुछ पेड़ों की लाइन दिख रही थी। ये कोई रिजॉर्ट टाइप नहीं लग रहा। कबीर ने सूखे गले से मजाक करने की कोशिश की। आरव ने कहा, कम से कम जमीन तो है। अब हमें यहां जिंदा रहना है और यहां से निकलना है। उसने रिद्धि की तरफ देखा। उसका चेहरा पीला था, पैर सूजा हुआ, नीला पड़ता हुआ। यह अच्छा नहीं है, आरव ने डरते हुए कहा। शायद फ्रैक्चर भी हो सकता है और इन्फेक्शन का भी रिस्क है। कबीर धीमे से बोला, पहले शेल्टर, पानी और आग, फिर प्लान आगे। आरव ने सिर हिलाया। अब उन्हें सर्वाइवल बनाया नहीं, जीना था सच में। आरव को अचानक वो सब याद आया जो वो अपनी सर्वाइवल वीडियोस में देखता था। उसने खुद से बोला, रूल 1 शेल्टर, रूल 2 वाटर, रूल 3 फूड और सबसे ऊपर साथ रहना, दिमाग ठंडा रखना। वो खड़ा हुआ, लड़खड़ाया और फिर खुद को संभाल लिया। कबीर, तू इधर रुक, मैं रिद्धि को थोड़ा ऊपर ले जाता हूं जहां टाइड नहीं पहुंचेगा। दोनों ने मिलकर रिद्धि को उठाकर रेत के ऊपर एक सुरक्षित जगह पर लिटाया जहां से समुद्र थोड़ा दूर था। उसके बाद दोनों ने चारों तरफ देखना शुरू किया। टापू के अंदर की तरफ कुछ पेड़ थे, नारियल जैसे लग रहे थे, कुछ टूटी टहनियां, सूखी पत्तियां और थोड़ा बहुत पत्थर। सही है, कबीर बोला, शेल्टर का जुगाड़ हो सकता है। उन्होंने बड़े बड़े पत्तों, पतली टहनियों और कुछ लंबे लकड़ी के टुकड़ों से एक झोंपड़ी जैसा ढांचा बनाया। बहुत प्रोफेशनल नहीं था, लेकिन बारिश और तेज धूप से बचाने के लिए काफी था। रिद्धि अब भी होश में नहीं थी, पर वो बड़बड़ा रही थी, मम्मी मत रो। आरव का दिल टूट गया। उसने उसके माथे पर हाथ रखा। तू रोना मत, मैं हूं ना, तुझे घर लेके जाऊंगा। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक छोटी सी जगह दिखी जहां पत्थरों के बीच पानी जमा था। पहले तो लगा समुद्र का नमकीन पानी है, लेकिन जब उसने चखा तो हल्का सा मीठा था। ये क्या? कबीर ने पूछा। शायद बारिश का पानी जमा हुआ है, आरव ने अंदाज लगाया। लेकिन ये कम था, 1-2 दिन में खत्म हो जाता। हमें और पानी का सोर्स ढूंढना होगा, आरव ने कहा। टापू के अंदर थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक छोटी सी जगह दिखी जहां जमीन हल्की गीली थी और किनारे पर काई जमी थी। उन्होंने गड्ढा खोदना शुरू किया। कुछ समय बाद गड्ढे में पानी भरने लगा। ये ग्राउंड वाटर था, पूरा साफ नहीं, लेकिन पीने लायक था अगर थोड़ा सेटल हो जाए। कम से कम प्यास से नहीं मरेंगे, कबीर ने धीरे से कहा। उन्होंने प्लेन से आए कुछ टूटे प्लास्टिक के हिस्से और एक आधा टूटा बोतल का टुकड़ा इस्तेमाल कर पानी जमा किया। दिन ढल चुका था। आसमान अब नारंगी से लाल, फिर काला हो रहा था। रिद्धि को उन्होंने झोंपड़ी के अंदर लिटाया। उसका पैर लकड़ी के 2 टुकड़ों से बांधकर थोड़ा स्टेबल किया, जैसे लोकल स्प्लिंट हो। दर्द कम करने के लिए बस आराम और थोड़ी सी हिम्मत थी, दवाई नहीं। कबीर बाहर बैठा आसमान देख रहा था। कभी सोचा था कि हम ऐसे कहीं फंसेंगे? आरव ने धीमे से हंसकर कहा, सोचा था, पर टीवी स्क्रीन पर, खुद के साथ नहीं। कुछ देर खामोशी रही, फिर कबीर ने पूछा, तुझे लगता है कोई हमें ढूंढ रहा होगा? आरव आसमान की तरफ देखने लगा। प्लेन जब राडार से गायब हुआ होगा तो ये ट्रैफिक कंट्रोल को पता चल गया होगा। शायद सर्च ऑपरेशन चल रहा होगा, शायद हेलीकॉप्टर, शिप्स। कबीर ने बीच में टोका। और अगर तूफान की वजह से उन्हें हमारी लास्ट लोकेशन क्लियर ना मिली हो तो? खामोशी। आरव ने दांत भींचे। फिर हम खुद को जिंदा रखेंगे जब तक उन्हें हमें ढूंढना मजबूरी न लगने लगे। उस रात उन्होंने बारी बारी से सोने का फैसला किया। एक सोएगा, दूसरा पहरा देगा। रात को समुद्र की आवाज कभी ललबाई बनती, कभी किसी राक्षस की हंसी। दूर कहीं कोई पक्षी चीखा, झाड़ियों में कुछ हिला। हर आवाज उन्हें याद दिला रही थी कि यह जगह उनकी नहीं है। वे यहां मेहमान नहीं, घुसपैठिए हैं। अगले 2 दिन सबसे कठिन थे। प्यास का इंतजाम हो गया था, लेकिन भूख अब शरीर तोड़ने लगी थी। पहले दिन उन्होंने सिर्फ नारियल ढूंढकर खाया। कोई शार्प चीज न होने पर भी पत्थरों से मार मार के किसी तरह तोड़ा। उसका पानी और गूदा दोनों उनकी जान बन गया। दूसरे दिन कबीर ने कुछ झाड़ियों पर बेरी जैसी चीजें देखी। काला सा रंग, छोटे छोटे फल। ये खाने लायक है या जहर? कबीर ने पूछा। आरव बोला, पहले बहुत थोड़ी, एक को खानी होगी, फिर देखेंगे, अगर कुछ नहीं हुआ तो बाकी खाएंगे। कबीर ने खुद पर टेस्ट करने की जिद की। मैं खाऊंगा, तू और रिद्धि ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। लेकिन आरव ने मना कर दिया।
सब इंपॉर्टेंट है, तू भी, पहले मैं खाऊंगा। उसने एक छोटा सा फल खाया। कड़वा था, लेकिन कुछ खास अजीब स्वाद नहीं। कुछ घंटे तक उन्होंने वेट किया। कोई उल्टी, चक्कर, खुजली जैसी रिएक्शन नहीं हुई। लगता है सेफ है। कबीर ने राहत की सांस ली। धीरे धीरे उनका रूटीन बनने लगा। सुबह पानी भरना, नारियल और फल ढूंढना, रिद्धि का ख्याल रखना और आसमान में मदद की कोई निशानी ढूंढना। कभी कभी रिद्धि होश में आकर धीरे धीरे बोलती, हम घर जाएंगे ना भैया? आरव उसके माथे को छूकर कहता, जरूर, तू मुझे अपने फेवरेट चॉकलेट की ट्रीट देगी। वो हल्का सा मुस्कुराकर फिर सो जाती। तीसरे दिन शाम को कबीर ने कहा, हम यहां बैठे रहेंगे तो हमें कोई नहीं देख पाएगा, हमें सिग्नल बनाना होगा। सिग्नल? आरव ने पूछा। हां, धुआं, SOS जैसा साइन, बीच पर बड़े पत्थरों से कुछ लिखना, कुछ भी जो आसमान से दिखे। ये आइडिया सही था। उन्होंने बीच पर बड़े पत्थरों से हेल्प लिखा। फिर उन्होंने सूखी घास, पत्तियां और लकड़ी का बड़ा ढेर लगाया। आग जलाना आसान नहीं था। कोई लाइटर नहीं, कोई मैच बॉक्स नहीं, लेकिन प्लेन से आए कुछ मेटल के टुकड़े और धूप का इस्तेमाल करके उन्होंने किसी तरह स्पार्क से घास सुलगा दी। बहुत देर लगी, कई बार कोशिश नाकाम हुई, लेकिन आखिरकार धीरे धीरे धुआं उठा। जब काला घना धुआं आसमान की तरफ उठने लगा तो दोनों की आंखों में आशा लौट आई। अगर कोई जहाज या प्लेन पास से गया तो यह धुआं जरूर दिखेगा, कबीर ने कहा। रात आई गई, कुछ नहीं हुआ। अगले दिन दोपहर तक कुछ नहीं बदला। सूरज सिर पर था, समुद्र शांत था और आसमान खाली। कबीर थक कर बैठ गया। शायद कोई नहीं आएगा। आरव ने उसकी तरफ देखा। तू थक सकता है, मैं नहीं। शाम होने से थोड़ा पहले रिद्धि ने आंखें खोली और धीमी आवाज में बोली, भैया, आवाज सुनाई दे रही है। कौन सी आवाज? आरव ने पूछा। ऊपर से कुछ घूमने की। कबीर ने चौंक कर आसमान की तरफ देखा। पहले उसे कुछ नहीं दिखा। फिर दूर से धुन 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 जैसी आवाज आने लगी, जैसे हवा को कोई चीज काट रही हो। हेलीकॉप्टर। कबीर उछलकर खड़ा हुआ। आरव, हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर! आसमान में एक छोटा सा बिंदु था जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। उनके टापू की तरफ आ रहा था। आरव का दिल जोरों से धड़कने लगा। जल्दी आग बढ़ाओ, धुआं और ज्यादा चाहिए। दोनों ने सूखी पत्तियां, घास और छोटी टहनियां लाकर आग में डाली। धुआं घना हो गया, काला, मोटा, ऊपर आसमान तक जाता हुआ। हेलीकॉप्टर ने अपना रास्ता थोड़ा बदला। अब वो सीधे उनकी तरफ घूम रहा था। उन्हें दिख गया, उन्हें दिख गया! कबीर चिल्ला रहा था, हाथ हिलाते हुए, कूदते हुए, आंखों में आंसू लिए। आरव घुटनों पर बैठ गया। उसके होंठ खुद ब खुद बुदबुदाने लगे। थैंक यू, थैंक यू। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर टापू के ऊपर मंडराने लगा। रस्सी नीचे आई। पहले रिद्धि को स्ट्रेचर पर बांधकर ऊपर ले जाया गया, फिर कबीर, आखिर में आरव। जब वो हेलीकॉप्टर में चढ़ा तो उसने नीचे आखिरी बार टापू को देखा। वही रेत, वही चट्टाने, वही समुद्र, लेकिन अब वो जगह सिर्फ मौत नहीं थी, वो उनकी ताकत का सबूत थी। कबीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, भाई, ये हमारी ऑफिशियल सर्वाइवल स्टोरी है। आरव ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, हाँ, और अब जब भी मैं सर्वाइवल वीडियो देखूंगा, मैं जानूंगा कि स्क्रीन के उस पार क्या सच में होता है। रिद्धि बेहोश थी, लेकिन अब डॉक्टर और मेडिक्स उसके पास थे। उसका पैर ठीक हो सकता था, वो जिंदा थी। बस यही सबसे बड़ी जीत थी। हेलीकॉप्टर ने टापू से दूरी बनानी शुरू की। समुद्र अब छोटे छोटे धब्बों जैसा दिख रहा था। सूरज डूब रहा था, आसमान में हल्का सुनहरा रंग था। आरव ने आंखें बंद की। उसे याद आया प्लेन का धमाका, पानी की ठंड, शार्क की परछाई, रिद्धि की चीख, कबीर की हिम्मत और वो काला धुआं जो उनकी उम्मीद बन गया था। इस सब के बीच एक चीज कभी नहीं टूटी, जिंदा लौटने की जिद। और शायद यही असली सर्वाइवल होता है, जब हालात आपको तोड़ने की कोशिश करें, फिर भी आप अंदर से कहते रहो, मैं अभी खत्म नहीं हुआ।